नमस्कार बच्चों। हम गर्भवती स्त्री के लिए पोषणात्मक देखभाल पढ़ रहे थे, गर्भवती स्त्री की, जिसमें हमने कैलोरी और प्रोटीन हमने पढ़ लिया था। अन्य जो पौष्टिक तत्व हैं वो हैं वसा, कैल्शियम, विटामिन्स, लोहा। हम वसा से प्रारंभ करते हैं। वैसे गर्भावस्था में वसा की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है, कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन और बल्कि इसके अधिक सेवन से गर्भवती स्त्री मोटी हो सकती है, उससे फैट डिपॉजिट हो सकता है, जो कि आगे जा कर के कई बीमारियां या कई समस्याओं को खड़ा कर सकता है। तो अतः अतिरिक्त वसा की आवश्यकता नहीं होती, नहीं देना चाहिए गर्भवती महिला को। लेकिन संतृप्त वसा जैसे घी है, डालडा है, इसका उपयोग तो नहीं करना चाहिए। कुछ फैट जो होते हैं, हमें नेचुरल जो रिसोर्सेज से हम फल सब्जी वगैरह ग्रहण करते हैं, तो कुछ हमें वसा की प्राप्ति हो जाती है। और गरिष्ठ भोजन का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अधिक वसा का सेवन नहीं करना चाहिए। स्पेशली रात को तो अधिक वसा ग्रहण करनी ही नहीं चाहिए। केवल कच्चे तेल का उपयोग करना कुछ उचित रहता है कि अपनी सब्जियां वगैरह कच्चे तेल में वह छौंक सकती है, और कुछ बहुत कम मात्रा में देशी घी का उपयोग कर सकती है, लेकिन अतिरिक्त मात्रा वसा की ग्रहण नहीं करनी चाहिए, वरना मोटापा हो सकता है और कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा दूसरा जो नेक्स्ट जो पौष्टिक तत्व है वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो बहुत आवश्यक है गर्भवती महिला के लिए, क्योंकि भ्रूण जो है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी बोन्स बनाने के लिए, उसके हड्डियों का निर्माण करने के लिए कैल्शियम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम जो है यदि गर्भवती महिला नहीं लेती है तो जो भ्रूण है या शिशु डेवलप हो रहा है, वह माता की अस्थियों से, दांतों से कैल्शियम का खिंचाव अपनी डिमांड पूरी करने के लिए कर लेता है। अतः कैल्शियम की बहुत पर्याप्त मात्रा आवश्यक होती है। तो एक गर्भवती महिला को पर्याप्त मात्रा ग्रहण करनी चाहिए। साथ ही जो कैल्शियम है वो उसके अवशोषण के लिए फास्फोरस, विटामिन डी भी आवश्यक है। तो फास्फोरस और विटामिन डी की भी पर्याप्त मात्रा ग्रहण करनी चाहिए। और माता की हड्डियां और दांत कमज़ोर नहीं हो, अब शिशु अपनी डिमांड के लिए माता की हड्डियों दांतों से कैल्शियम का खिंचाव ना करे, इसके लिए पर्याप्त मात्रा ग्रहण करते रहना चाहिए। और इसके लिए 500 से 600 ग्राम प्रतिदिन करीब एक गर्भवती महिला को कैल्शियम की आवश्यकता होती है। साधारण स्त्री को 400 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता है और इसको 500 से 600 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता है। तो देखें तो जस्ट जो है ज़्यादा है। यदि यह ग्रहण नहीं करती है वह, तो अस्थियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं और इस रोग को कहा जाता है ऑस्टियोमलेशिया। तो इस बीमारी से बचने के लिए 500 से 600 ग्राम प्रतिदिन एक गर्भवती महिला को कैल्शियम ग्रहण करना चाहिए। और इसके जो स्रोत हैं कि कैल्शियम किससे ले वह हैं, तो दूध है, दही, दूध और दूध से सभी बने हुए सभी पदार्थों में, दही, पनीर, छाछ, खीर, अलग अलग रूप में दिन भर में 500 से 600 ग्राम प्रतिदिन वह ले सकती है। इसके अलावा कुछ सब्जियां भी हैं, जैसे फूल गोभी है, बंद गोभी है, सेम है, शलजम है, हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, विशेष रूप से अंडा है यदि नॉनवेज ग्रहण करती है तो इन सब से भी कैल्शियम की मात्रा पूर्ण हो जाती है। और अंतिम 3 माह में कैल्शियम की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हड्डियों का निर्माण होने लगता है। तो इस कारण से केवल आहार द्वारा पूर्ति संभव नहीं होती है। तो जो गर्भवती महिला जो है डॉक्टर को दिखाती है तो वह कैल्शियम की दवाएं भी देता है, तो दवाएं भी लेनी चाहिए। इसके साथ ही विटामिन डी जो कि और फास्फोरस जो कि कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक हैं, इनको भी ग्रहण करना चाहिए। कैल्शियम और फास्फोरस का तो रेशो है कि 2:1 में हमेशा उपस्थित रहता है। तो उस कंडीशन के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की डिमांड तो पूरी हो जाती है। लेकिन विटामिन डी के लिए गर्भवती महिला को सनलाइट में भी कुछ समय तक रहना चाहिए, जैसे विटामिन डी जो है वो डेवलप बन सके
विटामिन डी क्योंकि कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। यदि विटामिन डी नहीं लेंगे तो जो भोज्य पदार्थों के द्वारा जो कैल्शियम अंदर जा रहा है शरीर के अंदर, वह अवशोषित नहीं हो पाएगा। अतः कैल्शियम की दवाएं भी गर्भवती महिला ले सकती है। तो एक दिन के अंदर 500 से 600 ग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता रहती है। उसके पश्चात आता है लोहा। लोहा जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। शिशु जब जन्म लेता है, एक्चुअल में लोहे की इतनी अधिक आवश्यकता क्यों है? एक तो ब्लड जो है वो है इंक्रीज़ हो गया है, ऑक्सीजन जो है वो हर बॉडी सेल्स के अंदर तो चाहिए ही, शरीर की आकार बढ़ रहा है तो सेल्स बढ़ रही हैं, शिशु का डेवलपमेंट हो रहा है, शिशु की नई कोशिकाएं बढ़ रही हैं, वहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो अतिरिक्त मात्रा में हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। साथ ही जब शिशु जन्म लेता है तो अपने साथ में 300 मिलीग्राम लोहे का संग्रहण अपने साथ में लेकर के आता है, जिससे कि वो 6 महीने तक, क्योंकि माता के एक्चुअल में क्यों लेकर आता है, इसका रीज़न ये है कि माता के दूध में जो है वो लोहे की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है, और प्रारंभ के 6 से 8 महीने तक जो बच्चा है वो उस माता के दूध के ऊपर ही निर्भर है। तो दूध की मात्रा 6 से 8 महीने तक उसके शरीर में कम नहीं हो, इस कारण से वो माता के गर्भ से ही संग्रहित कर करके लाता है 300 मिलीग्राम। इसके अलावा अपरा के अंदर भी 70 मिलीग्राम लोहा संग्रहित रहता है। तो उसके अलावा प्रसव के समय एक जो ब्लड लॉस होता है उसके अंदर भी 120 मिलीग्राम जो लोहा है वो निष्कासित हो जाता है माता के शरीर से। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 540 मिलीग्राम टोटल प्रसव के समय लोहे की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा गर्भवती जो महिला है उसको भी अपनी जो ब्लड सर्कुलेशन के ब्लड के अंदर लोहे की मात्रा अधिक मात्रा में चाहिए होती है। तो लोहे की सबसे अधिक मात्रा चाहिए होती है इस समय, इसलिए गर्भवती महिला को लोहा अच्छी मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। और इसके जो स्रोत हैं वो है हरी पत्तेदार सब्जियां अच्छी मात्रा में ग्रहण करना चाहिए, सलाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, गुड़ है, केला है, नॉनवेज अगर ग्रहण करते हैं तो है ही अंडे की जर्दी है, मांस है, यकृत है। इसके अलावा पालक, अनार, हल्दी, इन सब के अंदर भी लोहे की अच्छी मात्रा पाई जाती है। और अंतिम 2-3 महीनों में तो अधिक लोहे के तत्व की आवश्यकता होती है, क्योंकि शिशु जो है वो अंतिम महीने में ही संग्रहित करने लगता है। अतः गर्भावस्था काल के प्रारंभ से ही लौह तत्व अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं। तो जो डॉक्टर होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, वो गर्भवती महिला को प्रारंभ से ही लोहे की टैबलेट्स देना प्रारंभ कर देते हैं। और आंगनवाड़ी सेंटर्स पर भी लोहा और कैल्शियम की टैबलेट्स दी जाती हैं। तो लोहा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है गर्भकाल के दौरान, इसलिए गर्भवती महिला को हरी पत्तेदार सब्जियों का, गुड़ का, अनार का, इनका सेवन करना चाहिए। इसके पश्चात आता है फॉस्फोरस। कैल्शियम के साथ वैसे आपको फॉस्फोरस बता दिया गया है, कैल्शियम के साथ जो फॉस्फोरस है वो 2:1 का रेशो जो मैंने आपको बताया है वह है। और अधिकतर जहाँ भी जिस भी फूड के अंदर कैल्शियम पाया जा रहा है वहीं पर ही फॉस्फोरस भी पाया जाता है। तो कैल्शियम का जब हम कमी पूरी करते हैं, फूड ग्रहण करते हैं कैल्शियम युक्त, तो फॉस्फोरस की कमी पूर्ण हो जाती है। उसके पश्चात आता है आयोडीन। आयोडीन जो है वह भ्रूण के सामान्य मानसिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसकी कमी से गलगंड नामक रोग हो जाता है। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए गर्भवती महिला को आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। आयोडीन के पश्चात आता है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो है 2 रूप में मिलता है, रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन। तो सामान्य अवस्था में यदि हम देखें तो साधारण महिला जो है वो है 600 से 2400 विटामिन ए जो है वो ग्रहण कर रही है। और गर्भवती महिला का भी 600 से 2400, यानी वैसे 750 करीब जो है वो रेटिनॉल के रूप में ग्रहण
करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर फूड्स के अंदर रेटिनॉल के रूप में ही मिलता है हमें विटामिन ए। तो शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए और रोगों से सुरक्षा करने के लिए, विशेष रूप से आँखों के लिए विटामिन ए की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो नवजात शिशु के लिवर में भी विटामिन ए जो है वो उपस्थित होता है 7200 माइक्रोग्राम, तो रेटिनॉल के रूप में उपस्थित रहता है। तो साधारण जो महिला है वो तो 600 से 200 2400 करीब ले रही हैं, तो अतिरिक्त मात्रा में करीब है ना 25 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से गर्भवती महिला को विटामिन ए लेना चाहिए रेटिनॉल के रूप में। जितने भी पीले खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे आम है, पपीता है, गाजर है, कद्दू है, इन सब के अंदर विटामिन ए के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। तो एक गर्भवती महिला जो है पीले पदार्थ पपीता, आम, गाजर, कद्दू इनको ग्रहण करके अपने विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन सी। मसूड़ों की जो मजबूती है, दांतों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और सबसे बड़ी बात कि विटामिन सी है जो हमें संक्रामक रोगों से भी बचाता है। तो संक्रामक रोग किसी प्रकार का नहीं हो शिशु में और महिला के अंदर, तो विटामिन सी इसलिए ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा जो शिशु के संयोजी ऊतक कोलेजन का जो निर्माण हो रहा है वो भी विटामिन सी जो है उसके कारण होता है। तो संयोजी ऊतक के निर्माण के लिए विटामिन सी की आवश्यकता है। तो साधारण जो स्त्री है वो 55 मिलीग्राम प्रतिदिन जो है वो विटामिन सी ग्रहण कर सकती है। 40 से 55 मिलीग्राम प्रतिदिन जो है विटामिन सी ग्रहण करना चाहिए। तो अस्थि, दांत, संयोजी ऊतक इनके निर्माण के लिए कोलेजन आपस में जो है वो ऊतक आपस में जुड़ सकें, संयोजी ऊतक बन सकें, इसके लिए विटामिन सी बहुत आवश्यक है। तो जो ICMR है उन्होंने भी विटामिन सी की अतिरिक्त मात्रा की कोई ऐसी प्रस्तावना नहीं दी है। जितना वह ग्रहण कर रही है उतना आवश्यक है। उसके अलावा कुछ अन्य विटामिन B1, B2 और फॉलिक अम्ल, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12, विटामिन K, इन सब की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यदि विटामिन B1 हम देखें तो गर्भवती माता के उत्तम स्वास्थ्य के लिए विटामिन B1 जो कि बेरी नामक रोग से बचाता है, ये आवश्यक है। साबुत अनाज, खमीर उठे हुए खाद्य पदार्थों में विटामिन B1 मिलता है। यकृत, मांस, सूखे मेवे, मूंगफली, इनके अंदर विटामिन B1 की सही मात्रा रहती है। विटामिन B2 थायमिन की भांति जो है राइबोफ्लेविन भी गर्भवती माता के लिए आवश्यक है, गर्भवती स्त्री के लिए। और इस रोग को यदि विटामिन B2 ग्रहण नहीं करते हैं तो जो सॉफ्ट स्किन्स हैं वहाँ के किनारे फटने लग जाते हैं, जैसे होठों के किनारे छाले पड़ जाते हैं, आँखों में जलन होने लगती है, क्योंकि आँखों की रेटिना के भी जो किनारे हैं वो कटने लग जाते हैं, स्किन कटने लग जाती है। तो विटामिन B2 जो है वो चोकर सहित आटा खाने से कमी पूरी हो सकती है, पॉलिश रहित चावल खाने से, खमीर युक्त पदार्थ खाने से, दूध, लिवर, साबुत अनाज, दाल, सूखे मटर, ये सब। और ICMR ने भी 0.2 मिलीग्राम प्रतिदिन राइबोफ्लेविन की आवश्यकता बताई है। इसके अलावा आ जाता है फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल जो है वो 300 मिलीग्राम प्रति दिन के हिसाब से फॉलिक अम्ल ग्रहण करना चाहिए। वैसे सामान्य स्त्री के लिए जो है वो प्रतिदिन 100 मिलीग्राम विटामिन की आवश्यकता होती है। फॉलिक अम्ल जो है वो है खमीर, साबुत अनाज, मूंगफली, इनमें पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी आजकल बहुत ज़्यादा देखी गई है। विटामिन B12 बहुत एक अति आवश्यक है, जो कि मछली, अंडा, यकृत, पनीर, दूध, इन सब में पाया जाता है। विटामिन K जो है वो किसी भी प्रकार की जब चोट लग जाती है तो जो हेमरेज होता है, रक्त बहने लगता है, उसको रोकने के लिए विटामिन K बहुत आवश्यक है। तो विटामिन K जो है वो प्रचुर मात्रा में पालक के अंदर सबसे ज़्यादा रहता है, तो गर्भवती महिला को पालक
ग्रहण करना चाहिए। उसके अलावा इन सब न्यूट्रिएंट्स के अलावा जल भी बहुत आवश्यक है। गर्भवती स्त्री जो है वो पर्याप्त मात्रा में जल पिए, क्योंकि मूत्र पसीना वैसे ही अधिक निकल रहा है। इसके अलावा गर्भस्थ शिशु और उसके चारों तरफ जो सैक बना हुआ है वहाँ पे भी पानी की आवश्यकता होती है। तो जल जो है वो कई 7 से 8 गिलास दिन में वो तो पी सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं पी सकते। लेकिन वैसे और अन्य पदार्थों जैसे छाछ, शिकंजी, मौसमी जूस, तरबूज खाने से, फलों का रस लेने से, गन्ने का रस पीने से भी कुछ जल की मात्रा पूर्ण हो जाती है। इन सब के अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है रफेज, रेशा। गर्भवती महिला जो है उनको रफेज खाना चाहिए। रफेज कैसे कैसे खा सकते हैं? इससे रफेज खाने से क्या होगा कि कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी, क्योंकि गर्भवती महिला को कब्ज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। मसल्स ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन नहीं कर पाती हैं इस कारण से। तो कब्ज़ नहीं हो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रेशा खाया जाए, रफेज खाया जाए। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां खाई जाएं, छिलकेदार दालें खाई जाएं, चोकर युक्त आटा खाना चाहिए, खीरा, ककड़ी, अंकुरित अनाज, साबुत फल, साबुत फलियां, ये सब ग्रहण करना चाहिए रफेज में। और रेशा तो ग्रहण करना ही चाहिए जिससे पाचन क्रिया स्मूथली हो सके। तो यह एक पोषणात्मक देखभाल थी गर्भवती महिला की गर्भावस्था काल के अंदर, और जो कि बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि सारा जो डेवलपमेंट है शिशु का वो इन्हीं पर निर्भर रहता है। प्रसव जो है वह स्मूथ आराम से हो जाए, यह भी इसी पर निर्भर रहता है। वरना न्यूट्रिएंट्स कम ग्रहण करने से पोषण किसी भी पोषक पदार्थ की कमी गर्भवती महिला को यदि हो जाती है तो उसके दूसरे परिणाम बहुत अधिक सही नहीं होते। शिशु का डेवलपमेंट रुक सकता है, पर्याप्त डेवलपमेंट नहीं हो सकता जैसा होना चाहिए। तो कई कमियां हो सकती हैं, प्रसव के समय कमी हो सकती है, माता को जो है वो अस्थियों का रोग हो सकता है, दांतों की बीमारी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, रक्तअल्पता हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए बेस्ट है कि बिल्कुल अपने पोषणात्मक देखभाल गर्भवती महिला की जाए, और वह स्वयं भी अपने खाने पीने का सही ध्यान रखे, कम मात्रा में खाए लेकिन न्यूट्रिएंट पौष्टिक भोजन ग्रहण करें। धन्यवाद।